चैप्टर के अंत में हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी कुछ हमने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में जाना, अलग अलग फेस देखें, अलग अलग समुदाय के कंट्रीब्यूशन देखें। अब ऑलमोस्ट चरम सीमा तक हम पहुंच चुके हैं जहां सबको एकत्रित होना है, किसी भी समुदाय के हों। अब उनके अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्र की भावना उजागर करना है, ताकि सब एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे तो अंग्रेजों का सामना कर पाएंगे और इस तरह जो है हमारे देश को आज़ादी जल्द से जल्द मिल जाएगी। ये ऑलमोस्ट हमारा 1939 का समय आ गया है, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। आगे जाकर हमने पढ़ा है, जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। अब ऑलमोस्ट 3 वर्ष हो चुके थे दूसरे विश्व युद्ध को शुरू हुए। अंग्रेजों के लिए भारत के ऊपर शासन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। क्यों? जिस उद्देश्य से वो आए थे ऑलमोस्ट उनका वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो चुका था। इंडिया के अंदर जो भी रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे, ऑलमोस्ट उन लोगों ने इंडिया को लूट लिया था। अब यहाँ युद्ध पर कॉन्सेंट्रेट करें या इंडिया के ऊपर रूल कंटिन्यू करें, दोनों बैलेंस रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था अंग्रेजों के लिए। फाइनली वो उनकी इच्छा तो थी ही कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा वो खुद ही छोड़ देंगे इंडिया को, बट अब हमने पूरी ताकत लगा दी और उनके मुंह से निकलवा लिया कि फाइनली अब आप भारत छोड़कर जाओ। और हमारी एकता, यूनिटी, सभी लोगों का जो साथ मिला, फाइनली 1947 में हमें आज़ादी मिली। पर यह क्यों संभव हुआ? क्योंकि सभी समुदाय के लोगों ने एक साथ एकजुट होकर लड़ा, उनमें राष्ट्र भावना आई। अब ये राष्ट्र भावना, देशभक्ति की भावना कैसे लोगों में उजागर की गई, इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो बोर्ड में आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, हाउ डिड वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस प्ले अ वाइटल रोल इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। कि किस प्रकार भारत के अंदर अलग अलग सांस्कृतिक क्रियाओं ने भारत के सभी समुदाय को एक साथ जुट किया और राष्ट्र भावना जागृत की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे देश को आज़ादी तभी मिल सकती थी, ये सबको पता चल गया, जब सभी समुदाय, हर एक वर्ग के व्यक्ति एक साथ मिलकर लड़ेंगे तभी। और जब तक वो एक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे अंग्रेजी शासन के खिलाफ, तब तक ये संभव नहीं था। और हम सबको पता था कि हर एक समुदाय अब अंग्रेजी शासन से बहुत ही रुष्ट था, गुस्सा था। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण था कि everyone was not happy with the government। तो जब सब खुश नहीं होते तो इनको जब हम मिलाते हैं तो ये डिफरेंस आता है। सेकंड, इमेज ऑफ फिगर ऑफ भारत माता क्रिएटेड थ्रू पेंटिंग, सॉन्ग्स, लिटरेचर एक्सेट्रा। अब ये जो राष्ट्रवाद है
देशभक्ति की जो भावना है अब उसे हमने पिक्चर्स के द्वारा क्रिएट करना शुरू किया। और जैसे जैसे हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई आगे बढ़ती गई, राष्ट्रवाद को हमने भारत माता के पिक्चर के रूप में दिखाना शुरू किया। So now people started identifying India or the nation in the form of the picture of Bharat Mata. कई सारे भारत माता के विषय में हाइम्स यानी उनकी प्रशंसा में लिखे हुए गीत, तो बहुत सारे हाइम्स लिखे गए, सॉन्ग्स लिखे गए, पोएम्स और फोल्कलोर यानी जो लोकल कहानियाँ, लोकोक्तियाँ जिसे हम कहते हैं, यानी लोकल कहानियाँ इकट्ठा की गई, लोगों को सुनाया गया। तो जब हम हमारी पौराणिक कहानी जो काफ़ी महान हो और हमारे लोगों के विषय में बताती हो, और उसे जब हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम में एक गर्व की भावना उत्पन्न होती कि ये हमारा ऐतिहासिक इतिहास है। और आज इन वेस्टर्न लोगों के कारण ये करप्टेड हो चुका है, तो हमें हमारे संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को इससे बचाना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इस महान संस्कृति को आगे ले जा सके, उसका हिस्सा बन सके। Nationalist movement was enhanced by reviving Indian folklore. तो राष्ट्रवाद की भावना और आगे कैसे ले गए? तो हमारी जो लोकल कहानियाँ थी उसको हमने पुनर्याद किया। तो ऐसा काम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वेस्ट बंगाल में किया कि जो लोकल कहानियाँ थी, पोएम्स थी, नर्सरी राइम्स थी, मिथ्स थी, उनको इकट्ठा करके छपवाया। लोगों ने उसे पढ़ना शुरू किया और हमारे महान इतिहास को उन्होंने जाना। इसी प्रकार दक्षिण भारत में नतेशा शास्त्री जी ने भी किया। उन्होंने लोकल कहानियाँ को इकट्ठा किया और 4 मोटी मोटी किताबों में उसको छपवाया, जिसका नाम रखा गया द फोल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया। और उनका मानना था कि हमें हमारे इतिहास को अगर जानना है तो उसका सबसे ज़्यादा सही और सचोट सोर्स होता है लोकल लोग, लोकल कहानियाँ। अंत में रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री के हमें हमारे इतिहास को पुनर्याद करना है। तो यहाँ अगर हम चर्चा करें तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे कल्चर को काफ़ी करप्टेड कर दिया। और आज भी आप देखो तो हम हमारे कल्चर को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्नाइजेशन अपनाते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति जहाँ अगर गलती हो जाए तो हम सर तक नहीं उठाते थे, बड़े लोगों के सामने हम सफाई तक नहीं दे पाते थे, गलती को मान लेते थे। आज हम उल्टा जवाब दे देते हैं, अनाप शनाप बोल देते हैं और अंत में क्या बोलते हैं? सॉरी, गलती हो गई। तो उस सॉरी का क्या अर्थ है जब आपने सब कुछ फिनिश कर दिया? तो हमारे नेशनलिस्ट, हमारे लीडर्स ने लोगों को जागरूक किया कि हे देशवासियों, हमारे महान इतिहास को याद करें। हम बिछड़े हुए नहीं हैं, हम आदि मानव नहीं हैं। ये जो अंग्रेज है उन्होंने हमें ऐसा एहसास दिला दिया है, बट ये वास्तविकता नहीं है। तो आइए फिर से हमारे महान इतिहास को याद करें। हम उस देश के वासी हैं, राइट, जिसने पाई डेसिमल का निर्माण किया, दुनिया को भेंट स्वरूप दिया। जब दुनिया को गिनती नहीं आती थी तब हमारे ऋषि मुनियों ने धरती से लेके चांद तक की दूरी नाप ली थी। अलग अलग
कॉन्स्टलेशन बॉडीज को उन्होंने जान लिया था। सर्जरी शुरू हो चुकी थी। हर एक एरिया में, वो आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, म्यूजिक हो, हर एक क्षेत्र में भारत नंबर 1 था। और इवन आपने ग्रेड 8 में भी पढ़ा था कि जब मैक्यूले इंडिया आया एज अ ट्रेडर और प्लान किया कि भारत के ऊपर रूल करना है, तो उसने खुद अपने किताब में मेंशन किया है कि किसी भी देश को अगर रूल करना है, उस पर शासन करना है, तो उस देश की संस्कृति और शिक्षा दोनों को नष्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल है, वरना असंभव है। और जब सर्वे भी किया गया भारत का, तो उस समय की हम बात करें तो ना ही भारत में कोई गरीब था, ना ही कोई अनपढ़ था, कोई बेरोजगार नहीं। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर के लेवल पर खुश था। इसीलिए उस समय इंडिया नंबर 1 पे था, सोने की चिड़िया कहलाता था, और सब इंडिया के साथ ट्रेड करते थे। पर अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट 200 साल के शासन काल में भारत को संपूर्ण रूप से लूटा, हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया और हमें बिलीव करने पे मजबूर कर दिया कि हम एक अच्छे लीडर नहीं हैं या हम शासन नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ एक कॉपी कर सकते हैं। पर ये वास्तविकता नहीं है। हम शांति प्रिय लोग हैं जो शांति से हर कोई कार्य करते हैं, ना ही कभी किसी पर शासन किया, ना ही किसी पर अटैक किया। हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो, जो हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो जब ये सब चीज़ें लोगों में फिर से याद दिलाई गई, तो लोगों में राष्ट्र भावना जागृत हुई। उसके अलावा आइकॉन्स और सिंबल्स की बात करें तो जैसे जैसे राष्ट्रवाद हमारे देश में बढ़ता गया, तो और भी नए नए चिन्ह डिस्कवर किए गए। तो जब स्वदेशी मूवमेंट हमारे भारत में और खासकर वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ 1920s के टाइम पे, तो हमारा तिरंगा बनाया गया था। तो जब पहले तिरंगा बनाया गया तो उसमें रेड, ग्रीन और येलो 3 कलर थे। अब इस तिरंगे में ऊपर आपको 8 लोटस देखने को मिलते थे। अब ये 8 लोटस रिप्रेजेंट करते थे उस समय जो हमारा पूरा भारत 8 ब्रिटिश प्रोविंस में डिवाइडेड था। तो एवरी लोटस रिप्रेजेंटेड 1 ब्रिटिश प्रोविंस। और नीचे देखने को मिलता था क्रिसेंट मून, आधा चांद, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता को रिप्रेजेंट करता था। आगे जाकर जब स्वदेशी मूवमेंट और आगे बढ़ा, महात्मा गांधी जी ने उसको लीड किया, तो उन्होंने तिरंगे ट्राई कलर में मॉडिफिकेशन किया। अब रेड, ग्रीन और येलो की जगह पर अब क्या आ गया? वाइट। तो ये आ गया। और कमल की जगह पर उन्होंने अपना चरखा रखा। अब ये चरखा क्या रिप्रेजेंट करता था? तो चरखा रिप्रेजेंट करता था गांधी जी के सिद्धांतों को, उनके प्रिंसिपल्स को, उनके एथिक्स को। और उनके प्रिंसिपल्स थे सेल्फ हेल्प, हर एक मनुष्य को अपनी मदद स्वयं करना है, और यही उनका चरखा रिप्रेजेंट करता था। और उसके बाद जो भी स्वदेशी मूवमेंट कैरी आउट किए गए गांधी जी के नेतृत्व में, तो अब झंडे को बड़े ही शान से लहराना ये विरोध का एक प्रकार की निशानी हो गई।